डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के लिए होल वीडियो लाया हूँ, यानी टोटल चीज़ें आपको एक ही वीडियो में टोटल क्लास 10th का आपका दिखने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, अभी तक किसी यूट्यूबर्स ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है कि एक वीडियो में पूरा क्लास 10th कंप्लीट हो। स्टूडेंट, मैं बता दूं, ये मैंने 10 साल पहले ही बनाया था, और ये चीज़ें जो है आपको मैं बता दूँ कि जो भी चीज़ें हैं इसको आप पूरा पढ़ लेते हैं, पूरे जो है माइंड में सेटअप कर लेते हैं, तो आपको 100% यहाँ से सिक्योर होने वाला है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो भी चीज़ें हैं, जो निचोड़ है, मैं पूरा देने जा रहा हूं। चाहे तो आर डी शर्मा बात करें, आर एस अग्रवाल बात करें, किस सिन्हा बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करें, टोटल मैं निचोड़ करके लिखा हूं, अपने से लिखा हूं। मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं बस एक ही वीडियो में। आप एग्जाम के टाइम में यदि इतना कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं 100% यहां पर स्कोर कर सकते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जो है हेल्प से आपको मैं बता देता हूं कि ये जो नोट्स मैंने तैयार किया है, ये जो चीजें तैयार किया है, जो कि पूरे थ्योरम्स है, पूरा आपका स्टेटमेंट है, टोटल जो चीज़ें हैं इसको बना करके, इसको जो हेल्प से स्टूडेंट 100 में 100 स्कोर किए हैं परसेंट। और स्टूडेंट्स ऐसे 500 से ज़्यादा कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो है स्कोर किए हैं 100%। तो स्टूडेंट बिना समय गवाए डायरेक्ट चलते हैं आपके जो है पूरे हॉल वीडियो की तरफ, टोटल वीडियो की तरफ, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें जो है रिमूव की गई है, यानी कहने का मतलब है डिलीटेड है, तो उसको हम जो है बात नहीं करेंगे। बाद बाकी जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है क्लास 10th में, टोटल मैं बात करूंगा, टोटल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट बिना समय गवाए हम डायरेक्ट चलते हैं। तो पहले बात करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में जो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये पढ़ना आपको नहीं है, इसलिए हम यहां पर बात नहीं करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट, यही चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आपका आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बात करेंगे स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप देख रहे होंगे, ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टूडेंट्स, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, कहता है जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कहता है जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ये जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड देयर कंपोजिशन, और उसका जो कंपोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन इज यूनिक, और वो डिकम्पोजिशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, यानी खास होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी ऑर्डर में क्या होगा, मतलब ऑर्डर के अलावे जो है इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, क्या होगा कि प्राइम फैक्टर जो है आपको दिखाई पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं, जैसे सपोज कीजिए 6 मेरा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 6 जो है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 6 को ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। फिर और कुछ नहीं है, यानी कि इसको हम लिखना चाहेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चाहेंगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए 2 और 3 है, ये दोनों का दोनों नंबर जो है किससे, ये भले ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसी को एक्सप्रेस किया गया है, यानी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए किससे बना हुआ है ये, तो ये बना हुआ है आपका प्राइम नंबर से, यानी कि ये भी 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम आप समझ सकते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो नंबर होते हैं यूनिक होते हैं। 2 है आपका, 3 है, ये नंबर क्या है आपका, बिल्कुल ही ये यूनिक नंबर है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों तो यूनिक नंबर है, साथ ही साथ ये क्या है, ऑर्डर में जो है अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 है, इसको हम चाहेंगे तो 3 इंटू 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि यही जान लीजिए कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 मेरा कंपोजिट नंबर है, इसको 2 इंटू 3 ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख दिए, फॉर्म में लिख दिए। तो इस प्रकार से जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। और जो है एक ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ये ऑर्डर के अलावे क्या होगा कि प्राइम फैक्टर आकार, यानी कि प्राइम फैक्टर्स ये सब बनते हैं। बताइए ये प्राइम फैक्टर बन रहा है कि नहीं, यानी 2 इंटू 3 ये मेरा क्या है, प्राइम फैक्टर है, किसका, 6 का। तो यही बताता है जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे ये आपका प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। और इस प्रकार से जितने भी आपके यहाँ पे जो प्राइम नंबर दिखता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। और यहाँ पे जो है ऑर्डर में के अलावे क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ने वाली है वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट चीज़ें जो जो बहुत ही भी है दोस्तों, उसको हम बात करने जा रहे हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि टू जो है पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसको याद रखिएगा, ये भिविया है जो कि हाँ यहाँ पे बुक्स में मैं लिख चुका हूँ। यानी कि दो नंबर है, एक है ए और दूसरा क्या है बी, तो ए बी का जो एचसीएफ होगा और दूसरा ए और बी का क्या एलसीएम, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जो दो नंबर है, दो नंबर क्या है 2 और 3 के, 2 मतलब ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कहने का मतलब है एक नंबर पॉजिटिव नंबर सपोज कीजिए 2 है और दूसरा पॉजिटिव नंबर सपोज कीजिए 5 है, तो यहाँ पर 2 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी, यानी कि एलसीएम 2 और 5 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5 इंटू एचसीएफ ऑफ 2 and 5, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो है ये भी भिविया है कि क्या है कि ये थ्योरम का यूज होता है विशेष करके जब भी इरेशनल आप प्रूव करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है, तो आपको यूज करना होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और उसके पहले जो है एक चीज़ें जरूरी है, जब भी आप प्रूव करते हैं, क्या प्रूव करते हैं किसी भी नंबर को कि ये इरेशनल है, तो उसके लिए आप जो है ध्यान दिए होंगे, ये चीज़ सबसे भिविया हो जाता है। और ये क्या होता है, तो थ्योरम नंबर जो है 3 है, क्या है, इफ अ प्राइम नंबर, मान लो कोई प्राइम नंबर p है, क्या है p, क्या है एक प्राइम नंबर है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी p किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर, यानी कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको कोई एक नंबर जो क्या हो कि क्या हो, वो प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, p कोई जो है प्राइम नंबर है और p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p जो है स्क्वायर हटा दीजिए तो कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर a है तो उसको भी डिवाइड करेगा, यानी p जो है डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, लेकिन p का एक कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 3 है, 3 किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी 3 जो है सपोज कीजिए 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 जो है इसका कहना ये है कि 3 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये कंडीशन है कि ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल 3 प्राइम नंबर है। यदि 3 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इस स्क्वायर को हम हटा दें, तो हटाने से क्या होगा, 9 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करता है। और ये मेरा 9 क्या है, तो ये मेरा जो है पॉजिटिव इंटीजर है, कहता है वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, कौन, ए। तो यही चीज कहता है स्टूडेंट्स कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, जहां एक जो है a क्या होना चाहिए, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए स्टूडेंट। ये भी आपके लिए भिविया है जो कि इरेशनल के लिए ये प्रूव करने में हेल्प करता है आपको। तो ये चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर थ्योरम स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, आप प्रूव क्यों होंगे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, तो ये आपको प्रूफ पूछता भी है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो कि भिविया है, ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ये p एंड q आर इंटीजर्स, कहता है p और q क्या है, दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0 और q जो है 0 की इक्वल नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में जो है 0 नहीं है, तो कहता है p बाय q इज अ रेशनल नंबर। आप लोग जानते हैं दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या है, नहीं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो ये चीज़ आप पहले जान रहे हैं, बचपन जान रहे हैं कि दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू जो है 0 की इक्वल नहीं है, और ये किसके फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों मिले करके हम क्या बोलेंगे, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, आगे क्या है कि इफ पी बी अ प्राइम
कहता है पी जो है एक प्राइम नंबर है, देन स्क्वायर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। कभी भी मान लीजिए टू, टू मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो स्क्वायर रूट टू लिखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। लेकिन ये जो होगा ये आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बनेगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, थर्ड है कि if a prime p divides a square then p divides a where a is an positive integer। मैंने पहले ही बताया कि p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, बशर्ते कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है p आपका प्राइम नंबर है और a जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे, आगे है इफ एस सी एफ किसका एस सी एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो। कहता है जब दो नंबर है उसका एस सी एफ वन हो, दो नंबर है मान लो एक है पी और दूसरा नंबर है क्यू, उसका एस सी एफ क्या है, वन है, तब ये जान लीजिए पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कि देन पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, यदि कोई नंबर है और उसका एस सी एफ वन आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, को प्राइम। सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए 5 है और दूसरा है 6, 5 और 6 है, 5 और 6 का हम एस सी एफ निकालेंगे, 5 और 6 का एस सी एफ निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका एस सी एफ हो जाएगा 1। 5 और 6 का एस सी एफ क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का ये पेयर है। इसका मतलब ये है 5 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी 5 और 6 में कोई ऐसा मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि 1 को छोड़ कर है। तो आप समझ गए होंगे कि जब दो नंबर है उसका एस सी एफ 1 आता है, इसका मतलब वो दोनों का दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। उसी को यहाँ पर हम लिख दिए हैं को प्राइम इंटीजर्स भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है ये पी एंड क्यू आर को प्राइम। कहता है पी और क्यू क्या है, यदि को प्राइम है, पी एंड क्यू जो है को प्राइम है, देन 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जब भी दो नंबर यदि को प्राइम नंबर का पेयर है, इसका मतलब उस दोनों नंबर के बीच किसी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। यानी कि को प्राइम नंबर का डिफिनेशन हम लिखे हुए हैं, दो नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मान लीजिए कोई नंबर है, एक है 6 और एक है 7, तो यहाँ पर जो है या फिर एक 24 है और दूसरा क्या है 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए कि इसका फैक्टर कुछ भी होगा, इसका भी फैक्टर कुछ हो, लेकिन कोई ऐसा जो है को फैक्टर नहीं होगा जो कि दोनों के कॉमन में है। यदि कॉमन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 ही है, 1 ही है, जिसको आप ब्रेक कीजिए। सपोज कि जिसको ब्रेक करते हैं, सपोज कीजिए 24 को हम ब्रेक करेंगे, 24 को हम ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, इसका फैक्टराइजेशन होगा 24 का, तो वो होगा क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। वहीं 25 का हम फैक्टराइज करेंगे तो होगा 1 इंटू 5 इंटू 5। बताइए कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों में है, सिर्फ 1 को छोड़कर नहीं है, इसीलिए दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। कब, जबकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसको छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। तो यही था मेरा को प्राइम नंबर का जो है डिफिनेशन। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, देखिए सब भैया है लेट, ये भी थ्योरम में आता है, क्या कहता है, लेट ए बी अ रेशनल नंबर। सपोज कीजिए कि ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, वेयर whose decimal expansion terminates then we can express a equal to p upon q। देखिए जब a है और रेशनल नंबर है तो p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही साथ p और q दोनों का दोनों क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, को प्राइम नंबर है, इंटीजर भी दोनों होते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या है, इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, वेयर n एंड
एम आर होल नंबर। ये जो एन और एम है, एन है यहाँ पर क्या है एम, ये क्या है होल नंबर है, यानी किसी प्रकार का जो है यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि कोई जो है रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर कहता है यदि क्या है कि यहाँ पे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का बात किया जा रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम जिसे डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 5 जा क्या होगा 25, यानी कि ये हो गया कैंसिल, यानी कि ये समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ा। ये नहीं कि ये रुक गया तो हो गया टर्मिनेटिंग, और नहीं रुका यानी कि ये जो है डिवाइड कर रहे हैं पूरा पेन का जो है कॉपी सब समाप्त कर देंगे, लेकिन जो है यहाँ पर जो डिवाइड कर रहे हैं वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए सपोज दैट 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, आप पूरा जो है पेन कॉपी समाप्त कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन ये क्या है कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। देखिए फिर पॉइंट दीजिए 3 से जाएगा तो ये जाते रहेगा, तो ऐसे जब होता है ये कंप्लीट नहीं होता है पूरी तरह से, फाइनली हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि आप डिवाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, स्टॉप लग जाता है, तो वैसी स्थिति में वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होंगे, यदि कोई नंबर है, कोई नंबर ए है और वो मेरा रेशनल नंबर है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होगा इंटीजर होगा, और पी क्यू क्या होगा कि को प्राइम नंबर होगा, ये पता है। और यदि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, इसका मतलब ये है, ये कहता है कि जो नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा सिर्फ और सिर्फ यही इसी फॉर्म होगा, यानी वो 2 और 5 के ही प्रोडक्ट से बने रहेंगे। 2 और 5 के सिवाय कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है। यदि वैसा होता है 2 और 5 के सिवाय कोई भी नंबर का प्रोडक्ट हो वहाँ पर आ जाता है, किसमें, तो डिनोमिनेटर में क्यू का फॉर्म में, तो वैसी स्थिति में वो जो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। सपोज कीजिए 1/20 है, 1/20 है। अब देखिए 1/20 इसको डिनोमिनेटर में 20 है, इसको ब्रेक कीजिए तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 5 का पावर कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1, यानी यहाँ पर जो है 2 का पावर क्या है n और 5 का पावर 1, क्योंकि ये जो है ये दोनों क्या है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 2 और 5 के ही प्रोडक्ट के रूप में होगा ये डिनोमिनेटर। तो हम लोग जान जाएंगे कि यदि ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कहता है यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सीधी सी बात है उसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, यानी 2 और 5 के ही प्रोडक्ट में होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा। तो ये कहलाता है ये। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए नीचे ऐसे दिया हुआ है 1/8 या 7/8 दिया हुआ है, अब सिर्फ हम डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर तो देखना नहीं है। 8 को हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। आप कहिएगा कि इसको हम लिख देंगे सर 2 इंटू 3, लेकिन आप 2 का पावर तो कुछ हो गया सर पॉजिटिव में, आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 कहाँ है सर, तो हाँ हम 5 लिख सकते हैं। इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 को 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर क्या 0, मतलब किसी पावर यदि 0 हम रख देते तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना कोई चेंज नहीं होगा, यही होगा। यानी ये किसके फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्म में आ जाता है, तब आएगा जब वो डेसिमल, कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म होगा, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा तो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो इसी फॉर्म होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, ठीक है। उसी प्रकार से इसका कन्वर्स भी लिख रहा है। कन्वर्स क्या लिख रहा है ध्यान दीजिएगा कि कन्वर्स में ये लिखता है कि ये जो चीज़ें हैं, यदि मतलब पहले कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म होगा। फिर कहता है कि यदि वो क्या है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। पहले कहा था कि यदि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब जो है ये इसके ही फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर होगा। अब कहता है ये डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो इसका मतलब वो जो डेसिमल होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। यहाँ से क्या आपको जो है कंक्लूजन निकल रहा है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फॉर्म यानी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है,
कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जो है आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए ये पी है और नीचे क्यू है। अब नीचे का जो फॉर्म है, नीचे का जो फॉर्म है ड्यूटर, ड्यूटर का जो फॉर्म है टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है। इसके फॉर्म में, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जोर नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, उसे कोई दिक्कत नहीं, चूंकि m और n क्या है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इसके फॉर्म में q है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये रेशनल नंबर वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर सी बात है, ये होगा। लेकिन स्टूडेंट यदि ये जो ड्यूटर है, डिनोमिनेटर जो है का फॉर्म इसके फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये है आपका 8/75 है, ये 75 है। 75 जो को हम ब्रेक करते हैं यानी फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 होगा। तो अब बताइए यहाँ पर जो है लिख सकते हैं इसको क्या, 5 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर जो है 5 का पावर तो है, इसका फैक्टराइजर 5 है, लेकिन 3 जो है ये 2 और 5 को छोड़कर है। इसका मतलब यदि ऐसा इसके फॉर्म में है, एक तो कहने का मतलब है कि ये इसके फॉर्म में नहीं है, इसके फॉर्म में ये नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यदि क्यू का जो है, क्यू का फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है तो आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। बिना सोल्यूशन किए आप कह देंगे वो जो है रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होकर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, रिपीटिंग, तो इसको पूरी कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहाँ कहेंगे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जब क्या हो कि Q का जो फॉर्म है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी 2 और 5 का फैक्टर के फॉर्म में नहीं होता है डिनोमिनेटर, तो जान लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जब भी कोई रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा 2 और 5 का ही फैक्टर में होगा, इसका मतलब है कि वो जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यदि Q का फॉर्म जो होगा 2 और 5 के फैक्टर से बना होगा और 2 और 5 के फैक्टर से उसका डिनोमिनेटर नहीं बना रहेगा तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से ये चैप्टर 1 जो था रियल नंबर में, उससे ज़्यादा जो है बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो भी बेसिक चीज़ होगी मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा इसी जो है चैनल पे CBSE जोन 99 पे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल से है। पॉलिनोमियल में क्या है, ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी है, तो इस पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी। चूंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री 1 है, इसलिए क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जो कि पहले से दिया हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी है। यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि a 0 के इक्वल नहीं है। मान लीजिए ये 0 हो जाता तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है, 0। अब 0 बन जाता है 0 प्लस बी, सिर्फ और सिर्फ b होता जो कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता। और जब वेरिएबल नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि इसका 0 आखिर क्या होगा। तो कहने का मतलब है इसका जब भी 0 निकालना हो, ठीक है, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो तो आपको फार्मूला लगा देना है -b/a। सपोज कीजिए कहीं पर दिया है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 दिया हुआ है कि कोई एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका जो होगा 0 क्या होगा, तो 0 निकालिएगा तो डायरेक्ट 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, a इक्वल टू 5 हो गया और b इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो -b/a कहने का मतलब है कि माइनस बी की जगह क्या हो गया, 3/5 हो गया 5। तो ये आपका इसका 0 निकल जाएगा। तो 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस बी, तो वैसी स्थिति में उसका जो 0 निकालेंगे तो होगा -b/a। तो जिसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जबकि a क्या है, a जो है x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन, ए। तो कहने का मतलब है बी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो यही लिख दिए माइनस, तो माइनस बी को लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। ए को मैंने बताया कि ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा होगा माइनस बी अपॉन ए, या फिर हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, सॉरी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आगे ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात चल रहा है कि अल्फा और बीटा, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है। और उसमें कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वही लिख दिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वैसी स्थिति में अल्फा और बीटा दो जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज का बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। और बी जो है, बी देखिए क्या है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जबकि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम बी को हम लिखते हैं माइनस, बी को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, और ए को क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ लिख दिए हैं, तो ये चीज़ हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो और माइनस बी, तो माइनस बी को हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ए को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे है अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में अभी इस बार नहीं पढ़ना है, इसको रिमूव किया गया है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर हम बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो चीज़ें जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जरूरी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बताते हैं आपको चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, इस चीज़ को बताने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। दो जो लाइन होगा उसका 3 कंडीशन हो सकता है। दो लाइन का 3 कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूँ। यदि आपको 2 लाइन दिया हुआ है तो चाहे दोनों लाइन को हम प्रोड्यूस करेंगे इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या होगा, चाहे तो क्या करेगा, वो पैरेलल होगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 2 लाइन होगा, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे आगे में, है ना, दोनों ही डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, जिसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसको पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, एक ऐसा भी लाइन है कि यहाँ पे लाइन है, दूसरा हम पास करेंगे तो ये भी इसी पे आ जाए, मतलब एक के ऊपर एक, जिसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप, और उसी ओवरलैप को बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक गर्ल्स है, एक लड़की है, और लड़की का शादी होने वाला है। ठीक है, शादी होने वाला है, उसको 3 टाइप का लड़का आ रहे हैं। पहला लड़का है कि वो बताएगा कि जो है, कह देगा कि देखिए एक्चुअली एक लड़का उसको देखने के लिए आ रहा है, वो बताएगा लड़की को कि आपको जो है मैं शादी करूंगा तो आपको जो है एरोप्लेन में उड़ाऊंगा। पता चलेगा कि सच में शादी हुआ, और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग पहले जो बात हुआ था वैसे ही किया। तो जैसा लड़की सोच रही है वैसे ही होगा। तो इसी को मतलब जिस डायरेक्शन में लड़की चल रही है उसी डायरेक्शन में बाद में भी उसको चलने का मौका मिला, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, अब ऐसे कैसा लड़का मिलेगा जो कहेगा नहीं आपको शादी करना है तो कीजिए, और नहीं तो भैया मैं गरीब दुखा लड़का हूँ, मैं आपसे जो है आपको उतना पूर्ति नहीं कर पाऊंगा जितना कि आप सोच रहे हैं। तो लड़की के लिए जो है यहाँ पर कंडीशन जो लागू होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर जो है जो करना है लड़की को खुद करना है, यानी कि उसको माइंड सेट करके आएगी कि जो करना है हमको खुद करना है, सिंगल करना है, तो इसी को बोलते हैं यूनिक। और यूनिक मतलब समझ लीजिए 1, सोल्यूशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग। या और तीसरा जो है, ये 2 चीज़ समझ गए होंगे, यानी लड़की जितना चाह रही है लड़का भी वैसा ही चाह रहा है, यानी जो इसका सोल्यूशन होगा लड़की का लाइफ में पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगा। यानी सोल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली होगा, इनफाइनाइटली मेरी सोल्यूशन यहाँ पर बहुत सारा होगा। यहाँ पर सोल्यूशन जो होगा आपका यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब है एक ही होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर है एक ऐसा लड़का मिल जाएगा, वो कहेगा ठीक है
आप मुझसे शादी कीजिएगा तो आपको मैं है एरोप्लेन में घुमाऊंगा। बाद में पता चला एक जो है उसका टूटा हुआ साइकिल भी घर में नहीं है, तो मिला जुला के उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वही हो गया पैरेलल, यानी ये चलेगी अलग लड़की और ये लड़का क्या करेगा, अलग चलेगा। तो बताइए यहाँ जो सोल्यूशन हुआ है ना, जो लड़की का डिमांड था वैसे ही जो है लड़का भी किया, तो यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन लड़की जो चाहेगी वो होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और जब लड़की को लड़का कह देता है आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, यानी कि इंटरसेक्ट हो जाएगा, पहले ही माइंड सेटअप कर लेगी कि अब जो होगा करना होगा हम ही को, तो यहाँ पे यूनिक होगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे कह देगा कि नहीं, बड़ा बड़ा डिंग हाँक के देगा पहले शादी के पहले और बाद में धोखा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी कि कहीं पर ये इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। इसका जो होगा, ये जब कोइंसिडेंट लाइन का बात होगा तो इसमें इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। जबकि हम इंटरसेक्टिंग लाइन का बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, और यहाँ पर पैरेलल लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका किसका कितना कितना सोल्यूशन हो गया, आप समझ गए। अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो कंडीशन होगा, मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जिसका जो है लाइन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे तो जनरली ये होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का है, इन जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे 2 हम इक्वेशन तैयार करना चाहते हैं, तो 2 इक्वेशन को सेम टू सेम लिख देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा, आप जो है कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग नाम दे देंगे। तो एक बार दोनों में जो है 1 का इंडिकेट कर देंगे, और फिर जो है तीनों में फिर क्या करेंगे कि दूसरा जो लाइन बनाएंगे उसको हम 2 इंडिकेट कर देंगे, 2 जो कि आप देख रहे हैं। तो मिला जुला के 2 हमको लाइन मिला, और क्या मिला, एक मिला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा मिला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका 2 लाइन मिल गया। तो यहाँ पे जो है कंडीशन क्या होगा कि यदि यहाँ पे लड़का जैसा चाह रहा है वैसे ही हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी जैसा लड़का पहले चाह रहा है वैसे ही बाद में, पहले भी इक्वल बाद में भी इक्वल। अब पहले ही लड़का जवाब दे दिया, पहले जवाब दे दिया तो कंडीशन यहाँ पर हो गया a1 बाई a2 और पहले ही खत्म b1 बाई b2, यानी जो करना है किसको करना है, लड़की को ही लाइफ में कुछ करना है, ये है। लेकिन ये पहले धोखा हो गया, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, यानी पहले इक्वल था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन बाद में क्या हो गया, धोखा हो गया, क्या c1 बाई c2। पहले ठीक लेकिन बाद में ठीक नहीं, इसी को बोलते हैं पैरेलल, और इसको जो है हिंदी में बोलते हैं समानांतर, पहले समान बाद में अंतर। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स हम पूरे चीज़ों को बात करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कैसे चलता है, कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है। जिसका जो है सोल्यूशन निकले तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन न निकले वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में ही जो है सोल्यूशन निकल रहा है। इसमें क्या है, सोल्यूशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, और इसमें सोल्यूशन 1 है, यूनिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट, जबकि इसमें जो है क्या है, ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, चूंकि यहाँ पर सोल्यूशन है ही नहीं, पहले ठीक बोला बाद में नहीं, यह धोखा हो गया, धोखा हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए जब नो सोल्यूशन होगा तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों कहलाएगा कंसिस्टेंट, और जबकि पैरेलल लाइन का जो होगा ये कंडीशन, ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। बढ़ते हैं आगे। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 लाइन का जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होगा, जो कि आपको मैंने पहले दिखा दिया था, और ये था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और जो है इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट, मैंने कहा कि जिसका सोल्यूशन हो, और सोल्यूशन 2 चीज़ का आया था, एक आया था इंटरसेक्टिंग लाइन का और दूसरा आया था कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी पहले भी सही और बाद में भी सही। और वहीं पर बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन का, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब पहले ही गड़बड़। तो मिला जुला के जो है ये जो है आपका कंडीशन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है और ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन का है। दोनों को दोनों मेरा क्या कहलाता है, तो दोनों को दोनों मेरा कहलाता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, अलजेब्रिक कंडीशन है। वहाँ पे फिर हम ग्राफिकली बात करेंगे, उसके पहले इनकंसिस्टेंट का
बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पैरेलल लाइन। पहले इक्वल था लेकिन बाद में धोखा हो गया, बाद में यानी पहले ही धोखा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, जैसा कि इसमें किया था। लेकिन पहले सही सही किए थे लेकिन बाद में आके धोखा हो गया, तो ये बड़ा डेंजर चीज है, यानी कि इसमें सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा, तो ये क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ये आपका अलजेब्रिक कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी चीज को ज्योमेट्रिकल कंडीशन में क्या होगा। अब बात करते हैं ग्राफिकली कंडीशन में। ग्राफिकली कंडीशन में आप यहाँ पर लिख चुके हैं, क्या लिखे हुए हैं कि यदि ये दोनों में, देखिए ये दोनों में क्या है, स्टेट लाइन्स इन द ग्राफ बी एदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, चाहे ऐसा कंडीशन बनाएगा तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, जबकि ऐसा जो है कंडीशन आपको देगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप को करने को ही मैथ में बोला जाता है कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो चाहे तो लाइन एक के ऊपर एक हो जाएगा, ये इसका कंडीशन, और ये इंटरसेक्टिंग करेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है ग्राफिकली जो है कंडीशन, यानी ग्राफ में ऐसा बनेगा, दो लाइन एक तो इंटरसेक्ट करेगा और ये होगा तो एक के ऊपर एक हो जाएगा, जिसको कोइंसिडेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इसका, तो इसका जो है जब भी ऐसा हो कंडीशन आपको दिखाई पड़े अलजेब्रिक कंडीशन में, तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा, पैरेलल, कहने का मतलब है इस प्रकार से ये दोनों जो लाइन होगा इसको हम बोथ डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे, आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ मैं बताता हूँ, डायरेक्ट ये बताता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो दो लाइन्स होंगे वो क्या होंगे, पहला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले बताया कंडीशन, ये जो है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स ये किसको शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन को। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो कोइंसिडेंट लाइन को। वहीं पर बात करते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट c1 बाई c2, ये इंडिकेट करता है पैरेलल लाइंस को, पहले ठीक था बाद में ठीक नहीं, और यही कारण है ये चलेगा इधर तो ये चलेगा, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं पर ये मिलेगा ही नहीं। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं बताया था कि यदि इंटरसेक्ट कर जाता है, यानी कि पहले ही जवाब देता है लड़का कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब लड़की के लिए एक सोल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन को ही दूसरा है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मैंने आपको पहले बता दिया। नहीं कहते हैं कि आप यार मैंने एक लड़की देखा, वो क्या है जानते हो, यूनिक है। यूनिक कहने का मतलब है कि एकदम बिल्कुल सबसे अलग, एक पीस है, एक पीस, यानी एक ही का बात चल रहा है, वो यूनिक, उसके जैसा और कोई नहीं है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लाइन है और इसी पे ये है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो 1 2 इतना कितना होगा कहना नहीं है, मतलब जहाँ पे ये लाइन है वहीं पर है, इसका मतलब सॉल्यूशन कहने का मतलब है, सॉल्यूशन हम क्या निकालते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि जहाँ जहाँ वो दोनों लाइन टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ तो हर लाइन का हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब कितना है काउंट नहीं कर सकते हैं, पहले भी ठीक बाद में भी ठीक, तो उसका जो लड़की का लाइफ है पूरा जो है इनफाइनाइटली एकदम खुशियों से भर जाएगा, तो इसका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, इसका जो है पैरेलल लाइन का कंडीशन मैंने पहले बता दिया, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जब पहले ठीक है और बाद में क्या होगा, बाद में धोखा मिलना ही है तो पहले मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन में किया था पहले ही। लेकिन पहले कह दे बड़ा बड़ा डिंग हाँक दे और बाद में धोखा दे दे, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन को शो करेगा, और पैरेलल लाइन मतलब क्या है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो सोल्व किया जाता है कितने मेथड से सोल्व किया जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं 3 मेथड्स, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जब पेयर का हम बात करते हैं तो ये जो है आपका 2 ही मेथड से सोल्व किया जाता है। और 2 मेथड क्या है तो आप जानिएगा, इसको जान लीजिए स्टूडेंट्स। एक है ग्राफिकली मेथड और दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, ग्राफ के थ्रू जो है हम लोग जो है सोल्यूशन निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। वहीं पर बात करते हैं कि ये अलजेब्रिक मेथड में ये 3 मेथड्स आ जाते हैं। ये 3 जो मेथड है ना, ये आपका जो है अलजेब्रिक में आता है। ठीक है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व बाय ओनली 2 मेथड। फर्स्ट इज ग्राफिकली मेथड एंड सेकंड इज जो है अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे जो है अलजेब्रिक मेथड का ये पार्ट है जो आप रोज दिन बोलते हैं। एक जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना आपको नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आप
जान गए। अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक मेथड में जो होता है जिससे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होता क्या है कि दो इक्वेशन जिसे आपको मिल गया, दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन है ये दोनों, ठीक है, जो कि मैंने पहले बता दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चाहे तो इक्वेशन 1 में लीजिए या 2 में लीजिए। सपोज करो हम इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से यहाँ से जो हम x या y का वैल्यू निकाल लिए, कुछ भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 से करो या इक्वेशन 2 करो, हम 1 को ही ले लिए। 1 से जो है हम 1 ले लिए और 1 से जो है हम y का वैल्यू निकाले। y का वैल्यू निकलेगा किसे, जैसे यहाँ पर है, इसको b1y को रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस c1 और माइनस a1x, ये हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ y का, तो y का जो होगा माइनस कॉमन आ जाएगा, c1 प्लस a1x अपन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस c1 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया। तो बताइए यही वाला यहाँ पर है। तो ये वो जो है आपको करना क्या है, कोई एक इक्वेशन को लेना है, इक्वेशन 1 या 2 में। सपोज कीजिए कि हमने इक्वेशन 1 को लिया और वहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, y का वैल्यू निकाल लिया। और y का वैल्यू, ठीक है, y का वैल्यू अब क्या करेंगे, आपको फिर से बता दूं कि इक्वेशन 1 लिए, इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू निकालें। कोई जरूरी नहीं आप y ही निकालिएगा, आप x भी निकाल सकते हैं। मैंने y का वैल्यू निकाल लिया कि y यहाँ पर रहने दीजिए, बाद बाकी चीज़ को उधर ले जाइए, y का वैल्यू निकाल लीजिए। और y का वैल्यू निकाल करके हम किसको लेके चले थे, इक्वेशन 1 को। अब यही वाला जो है अब हम कहाँ पर रख देंगे, इक्वेशन 2 में। इसका यूज करना है, दोनों में रिलेशन हमको जो है पैदा करना है, जोड़ना है। तो 1 से लेके चले और y का वैल्यू निकाले और यही वाला वैल्यू कहाँ पर रख दिए, इक्वेशन 2 में, एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए x के टर्म में आ रहा है यहाँ, तो यहाँ टोटल मेरा x के टर्म में आ गया, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। और वही x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में रख दीजिए, आपका x और y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यानी इक्वेशन 1 को लेके चले और इक्वेशन 1 से हम x या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू सपोज करो हम लिख दिए इतना, और वही y का वैल्यू कहाँ पर रख देना है, इक्वेशन 2 में रख देना है। तो स्वाभाविक सा बात है, जब लिख कीजिएगा तो वहाँ पर हमको मिल जाएगा किसका, x का वैल्यू। और x का वैल्यू जब यहाँ पर पुटअप कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम सोल्व करके बताएंगे भी और बना भी लिए होंगे। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब यहाँ का प्रतिस्थापन, यानी यहाँ का चीज़ को यहाँ एक अलग लाना और यही चीज़ को यहाँ पर दूसरा इक्वेशन में रख देना, यही आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट किए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 2 से x या y का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते और जिसका नाम क्या देते हैं, जो है इक्वेशन 3, और ये वाला फिर कहाँ पर पहुँचाते, इक्वेशन 1 में रख देते, 1 में रख देते। तो यहाँ पर यदि y को हम लेके चलते तो x का वैल्यू आता, x को लेके चलते तो y आता। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप समझ गए होंगे। तो आप बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से आपका ये पॉसिबिलिटीज जो है पूरी अच्छी तरह से मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन कहने का मतलब है एलिमिनेट करना, हटाना। नहीं कहते हैं जैसे कोई गेम चल रहा था, वो टीम जो है एलिमिनेट हो गया, यानी कि बाहर हो गया, यानी कि हटेगा कैसे, रिमूव कैसे होगा, उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए दो इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि x को रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे होगा, तो दोनों को सेम करेंगे, इसका कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। या मान लीजिए यहाँ पर है 2x प्लस क्या है 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस क्या है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों को मान लीजिए x को रिमूव करना है, तो x को रिमूव करने के लिए ये दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। तो सेम कैसे होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो यानी कि इसको भी 6 बनाना होगा, इसको भी 6 बनाना होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर जो है 2 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 3 से, और उसी प्रकार से 2 को जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, यहाँ 3 है, 6 बनाना है, तो 3 2 जा 6, यानी इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यानी ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो वैसी स्थिति में
हम लोग क्या है रिमूव कर लेंगे। कैसे रिमूव करेंगे कि मान लीजिए दोनों में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि साइन डिफरेंस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो वैसी स्थिति में जब दोनों सेम हो गया तो यदि साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। अब हमको देखना है कि एक्स को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं या वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसको आप हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स को हटाना चाहते हैं, दोनों कोफिशिएंट को सेम करना होगा, दोनों कोफिशिएंट को सेम कीजिएगा तो यहाँ पे जो है वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और वही वाई का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे इसको, तो मेरा इक्वेशन जो है मतलब जो है एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना आपको पढ़ना ही नहीं है, हालांकि सबसे इजी ये मेथड था लेकिन मैं इसको नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि ये आपको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका 4th चैप्टर है। इसमें क्या है कि इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ए का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पर 0 हो जाता तो ये टोटल क्या हो जाता है 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। इसलिए ये जो है कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। ये रियल नंबर अल्फा इज अ रियल रूट, कहता है अल्फा जो है एक रियल नंबर है और ये रियल रूट होगा, रियल रूट होगा। तब एक कंडीशन है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा, अल्फा रखना होगा, और अल्फा रखने के बाद इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 इक्वल। तब हम समझ जाएंगे कि अल्फा जो है एक रियल रूट है। तो यहाँ पर देखिए कि अल्फा जो वही कहता है द रियल नंबर अल्फा इज अ रियल रूट। अल्फा जो रियल नंबर है और ये रियल रूट होगा, कब होगा, रूट मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन होगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ ये, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख दिए अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इसका टोटल का जो वैल्यू है यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है अल्फा रख देंगे तो इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अल्फा ना होके हो जाता 2 होता, तो यहाँ पर क्या होता है 2 हो जाता है ए इंटू क्या 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस क्या सी का वैल्यू निकालते हैं। तो इस टोटल का जो वैल्यू हम निकालने के बाद इसका टोटल वैल्यू क्या होता है, 0 आ जाता। तो ये जो रियल नंबर है इस रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब कहता है एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये कहना चाहता है कि एक्स का जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ है, यानी कि वो धीरे धीरे घटते जाएगा। देखिए एक्स का पावर 2 था यहाँ पर, फिर एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक्स का पावर क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स का पावर 0 मतलब क्या होता है 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही होगा। तो ये कहता है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो लिखने का जो वे होना चाहिए वो क्या होता है, एक्स का जो पावर होगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो ऐसे ही कंडीशन में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप। कहता है कि ये रूट्स आपको निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये चीज़ दिया हुआ है, आर गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दो चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको गौर कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों को, चूंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है। बताइए, कहता है ये इतना इक्वल टू क्या है, 0 इधर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 0 है, ये 0 कब होगा, 0 तब होगा चाहे तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 होगा, तभी तो 0 होगा। मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 0 की इक्वल हुआ, तो 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, या फिर ये 0 हो जाएगा तो इसका 0 इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या 0 होगा, 0 होगा। तो कहता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है तो यहाँ पर ये जो फैक्टराइजेशन है ये चाहे तो 0 होगा या फिर ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये रूल बताता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
अब देखिए, ये आप तो बचपन से जान रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ ए। अब कहिएगा सर ये छोटा चीज़ क्यों बताए, इसलिए कि इसका जरूरत पड़ता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो है इसको हम नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। एक बार क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी, ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जीरो दिया हुआ है। अब देखिए ये कंडीशन है, तो कहता है कि जब ऐसा कंडीशन हो तो ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, इसका मतलब इसका फैक्टराइज जो होगा एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी होगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एक बार प्लस में इंटू करके एक बार माइनस में। अब यहाँ पर कहने का मतलब है जब ऐसा आ गया एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है चाहे तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो या फिर एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जब भी ऐसा मिले कि यहाँ पर ऐसा कंडीशन हो, ऐसा कंडीशन हो, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, तो इसको एकदम आंख बंद करके लिख दीजिएगा एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। दूसरा जो कंडीशन होगा, दूसरा जो मेरा जो है रूट्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा। अब देखिए एक्स यहाँ पर बाहर निकल गया, यानी कॉमन निकल गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स यहाँ कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, एक्स, एक्स बच गया, प्लस प्लस क्या है, यहाँ पर एक्स बाहर निकल गया तो क्या बच गया, बी, बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दो जो है आपको जो दिख रहा है नंबर वो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कहने का मतलब है चाहे तो ये जीरो होगा या फिर ये जो बच गया ये मेरा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, सॉरी ये मेरा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो कहता है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ये दिया रहे कि ऐसा कंडीशन में हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो या फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट जो है यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या लिख देंगे, जीरो, और दूसरा जो होगा यहाँ पे जो होगा एक्स प्लस बी, यानी यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या, बी, बी ये किसके इक्वल होगा, जीरो। ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला पता है तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज व्हेन रिड्यूसेस टू द फॉर्म, कहता है इसको रिड्यूस किया गया है एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों प्रोडक्ट, जिसे मान लीजिए टू इंटू टू लिखा हुआ है तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं टू होल स्क्वायर, टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ लिख दी कि इतना, और जब ऐसा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो, और स्क्वायर रूट के जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी यानी ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और एक्स का वैल्यू करेंगे तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, ए। अब माइनस बी बाई ए आपको पता होना चाहिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होता है, क्योंकि जितना डिग्री का कोई भी इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन उतना ही मैक्सिमम होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो है 2 है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन 2 होता है, आपको पहले पता है, इसका 2 सोल्यूशन निकलेगा। और यहाँ पर एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा, जब भी ऐसा आपको फॉर्म दिखाई पड़े तो एकदम आंख बंद करके देना है, इसका 2 सोल्यूशन होगा और दोनों इक्वल होगा, वो होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए पहला भी होगा, दूसरा भी सोल्यूशन माइनस बी अपॉन ए ही होगा। यानी जो दो रूट्स होंगे या किसका, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का, तो वैसी स्थिति में ये जो होगा माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए ही क्या होगा, इसका 2 रूट्स आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 3 मेथड से सोल्व किया जाता है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा 3 मेथड्स क्या होता है, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये 3 मेथड है, लेकिन आपको जो है रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, यानी कि आपका सिलेबस में ये नहीं है। आपको जानना है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप यूज कर चुके हैं क्लास 9 में, और ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो कि आपको 10th में ही यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई जो है इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और वो इक्वेशन आपका क्या है देख सकते हैं, जिसे हम पहले बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे, ये बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको लिख
सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे फैक्टराइज जब कीजिएगा तो एक्स प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्या होगा पी स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज ये कर दिए। अच्छा, ये दो जो है इस पावर है 2, इसका मतलब दो बार प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी। ये दो चीज़ें आ गई, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स का दो वैल्यू आएगा और दोनों सेम आएगा और वो क्या होगा, माइनस बी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोई जो है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पहले फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने के बाद जो है आपका सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा और उस तरह से आप जान जाइएगा कि एक्स का वैल्यू आखिर क्या है। तो इस प्रकार से ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखने की बात है, फैक्टराइजेशन मेथड में 3 चीज़ें याद रखना है। यदि यहाँ पर जो है फैक्टराइज जब कर रहे हैं, फैक्टराइज में जो चीज़ें हैं दोनों सेम आ गया, तो इसका जो एक्स का वैल्यू जो होगा 2 होगा, 2 अलग अलग होगा, तो अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। मतलब कि एक्स का वैल्यू माइनस पी पहला के रूट भी होगा, दूसरा रूट भी होगा माइनस पी। लेकिन यदि कंडीशन ए आ जाए कि एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, तो वैसी स्थिति में जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस पी, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस क्यू हो जाएगा। यानी कि अलग अलग यहाँ पर जो है आपको रूट्स दिखाई पड़ेंगे। यदि यहाँ पर एक्स के साथ जो वेरिए आपका कांस्टेंट टर्म आएगा वो अलग होगा, तो सीधी सी बात है इसका एक्स का वैल्यू भी होगा अलग अलग होगा, जो कि रूट्स होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ये बात करते हैं स्टूडेंट्स, द फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रीराइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि ये जो है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दिखा जाता है कि b को जो है इसको क्या करना है, ऐड करके ये b आना चाहिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ac के इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज़ कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे बी एक्स को, तो b को लिख देंगे बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, यानी कि ऐड करके लिख दिए हैं। और तीसरा जो ये कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, जो कि आप फैक्टराइज करने के लिए जान ही रहे हैं, तो यहाँ पर b1 प्लस b2 किसके इक्वल है, b के इक्वल, ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। और वहीं पर बात करते हैं b1 एंड b2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से किसके इक्वल होना चाहिए, ac के इक्वल। तो ये क्या है, ac के इक्वल। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद चाहे तो इसके फॉर्म में आएगा या इसके फॉर्म में आएगा, इसके फॉर्म में आता है यानी सेम चीज़ें आती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का वैल्यू सेम होगा। और यदि यहाँ पे डिफरेंस आता है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू होंगे दो वो अलग अलग होंगे, रूट्स अलग अलग होंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, ये है आपका फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये पढ़ना नहीं, इसके लिए इसके जो है मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है आपका है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर गिवन बाय, तो हम आपको बता दें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो है ऐसे हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखना है जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर माइनस जो है 4ac अपॉन 2a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, चूँकि डी का जो वैल्यू होता है आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फॉर्म जो है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, उसको उससे कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा, ये याद रखिएगा। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में डायरेक्ट डी लिखेंगे, वे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब है नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें कंडीशन क्या होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हैज नो रियल रूट्स, है ना, रियल रूट्स नहीं होगा। कब, देखिए
जब डी का वैल्यू जो है जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, देखिए डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डी का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, जो कि आपको रियल रूट के ही विषय में क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि रियल नहीं होगा तो बहुत सारा चीज़ होता है, इमेजिनरी हो सकता है, जो कि क्लास 10 में आपको नहीं पढ़ना है। याद रहेगा कि हम लोग पहले डी निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और इसी डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वैसी स्थिति में यदि इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, यानी कि जीरो से छोटा आ गया, तो वो रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ये इज गिवन बाय ये डिस्क्रिमिनेंट है, एंड द टू रूट्स आर, दो रूट्स है, एक हो गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर जो है ये दो रूट्स क्या होंगे, ये होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट का बात है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इज क्या है, इज गिवन बाय, वो दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हम वैल्यू पहले ही बता चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगा, जो कि डी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। एंड द टू रूट्स, और जो टू रूट्स होगा वो क्या होगा, मैंने बता दिया कि जैसे देखिए ये आपका रूट्स है, ये रूट्स है, इसको हम बोल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ लिख दी है, ये ऐसे लिखिए, या फिर जो है इसको अलग अलग लिख दीजिए। अलग अलग क्या लिख दीजिए, तो एक होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, या फिर माइनस बी प्लस न लेके माइनस ले लेंगे तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। तो कहता है इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये या फिर इसके रूप में। चलो एक बार प्लस लीजिए, दूसरा माइनस लीजिए, यानी कि माइनस भी तो है, दोनों में है, दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक दूसरा माइनस में, ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स निकल जाएगा। ठीक है, दो रूट्स निकलेंगे जो कि इसके फॉर्म में होंगे। कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म किसके फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, द रूट्स विल बी रियल। देखिए रूट्स जो होगा रियल होगा, कब होगा, जब डी का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, या फिर जो है डी का जो वैल्यू होगा, डी का वैल्यू जो है जीरो से क्या है, छोटा नहीं होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा, तब जान लीजिए वो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। और जो है जीरो जब छोटा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, और जब जीरो से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा, छोटा नहीं होगा, इसका मतलब चाहे तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, किसके, डी के इक्वल। तो डी के इक्वल होगा या डी से जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहता है कि रियल रूट्स होंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होंगे जब जीरो से, डी का वैल्यू जीरो से छोटा नहीं होगा। जब छोटा नहीं होगा इसका मतलब है डी का वैल्यू चाहे तो जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। जब ऐसा कंडीशन हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, उसके नेचर कैसे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसका कंडीशन 3 कंडीशन है। डी का जो वैल्यू है चाहे तो जीरो के इक्वल होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि डी का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। डी का वैल्यू जीरो हो कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो, चूंकि इसी को हम लोग बोलते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या बोलते हैं, डी, और डी का पूरा जो नाम है वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो डी का जब वैल्यू है जीरो की इक्वल है तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो है रिपीटेड होगा, यानी कि जो एक रूट होगा दूसरा भी रूट वही होगा। ठीक है, जब डी का वैल्यू जीरो होगा तो दूसरा रूट, दोनों रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ डी इक्वल टू जीरो, तो समझ गए कि जब भी डी का वैल्यू जब जीरो होगा तो वो रियल रूट्स होगा और दोनों का दोनों का रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि d का जो वैल्यू है जीरो हो जाए, इफ d इक्वल टू जीरो देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। डी का वैल्यू जीरो आता है तो इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स जो होंगे रियल होंगे और रियल के साथ सेम होंगे, इक्वल होंगे। एक रूट्स जो होगा दूसरा भी रूट्स सेम होगा, वही जब डी का वैल्यू जीरो हो जाए। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, डी का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाए। तो वैसी स्थिति में जो डी का जो है क्या
रूट्स जो होगा वो रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। इफ डी इज ग्रेटर दैन जीरो देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कहने का मतलब है डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे रूट्स उसके। समझ में आ गया होगा। तीसरा ये कंडीशन है डी का जो वैल्यू है जीरो से छोटा हो जाए। इफ डी इज लेस दैन जीरो, डी का वैल्यू जो है जीरो से छोटा हो जाता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि द रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल कहने का मतलब है कि ये नन रियल होगा, रियल नहीं होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इमेजनरी आपका रूट्स मिलने वाला है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला कंडीशन, ये पहला ये है कि नेचर ऑफ द रूट का बात किया जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये जो है रिपीटेड रूट्स होंगे, जो पहला रूट होगा वही होगा, और जो है दूसरी बात कि ये जो होंगे रियल होंगे, ठीक है, दोनों के आगे होंगे रियल। और यहाँ पर डी का जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा हो जाए, यानी डी का वैल्यू को जीरो से बड़ा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो का वैल्यू जो होगा वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो रूट्स जो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, और दोनों दोनों क्या होंगे? रियल होंगे। और डी का वैल्यू है जीरो से छोटा आ जाए, छोटा मतलब नेगेटिव आ जाए, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा? जीरो से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वैसी स्थिति में कहता है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे यदि डी का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। द क्वाड्रेटिक हैव बोथ रूट्स रियल इफ डी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। कब? जब चाहे तो डी का वैल्यू जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा है, डी का वैल्यू जीरो है या फिर जीरो से बड़ा हो, तो वैसी स्थिति में वो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। लेकिन डी का जो वैल्यू है जीरो से छोटा होगा, इसका मतलब वो जो होगा रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट नहीं होने का मतलब है नो रियल रूट्स का बात चल रहा है दोस्तों। तो ये समझ गए होंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर और 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डी का जो वैल्यू होता है यही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, और इसी का नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इतना ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी।